आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई अब ये कोई दूर के भविष्य की बात नहीं है। सच तो ये है कि हमारे चारों तरफ है और हमारी दुनिया को आप माने या ना माने पूरी तरह से बदल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इस बड़ी क्रांति के बीच में सरकारों को आखिर करना क्या चाहिए। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मशहूर इतिहासकार युवाल हरारी की ये बात हमें ये एहसास दिलाती है कि हम कितने बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़े हैं। ये कोई मामूली नई टेक्नोलॉजी नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी ताकत है जो शायद इंसान होने के हमारे पूरे अनुभव को ही हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दे। तो आज हम सबसे पहले समझेंगे कि ये एआई क्रांति आखिर है क्या। फिर हम दो बहुत बड़ी चुनौतियों को देखेंगे। एक तो है आर्थिक झटके और दूसरा डिजिटल तानाशाही का खतरा। और आखिर में हम बात करेंगे एक रास्ते की, जो है ग्लोबल कोऑपरेशन यानी वैश्विक सहयोग। तो एआई क्रांति आ चुकी है और हरारी के मुताबिक इस नई हकीकत से निपटने के लिए हर सरकार के सामने 3 सबसे जरूरी काम हैं और ये कोई भविष्य की तैयारी नहीं है बल्कि आज की अभी की जरूरत है। और ये 3 कदम हैं। सबसे पहला, अपने नागरिकों को एआई से होने वाले आर्थिक झटकों से बचाना। दूसरा, लोगों को इसके राजनीतिक खतरों से महफूज रखना, जैसे कि बढ़ती हुई सर्वेलेंस या निगरानी। और तीसरा, इन ग्लोबल समस्याओं से लड़ने के लिए दुनिया के बाकी देशों के साथ मिलकर काम करना। तो चलिए पहली चुनौती से शुरू करते हैं, आर्थिक झटके। देखिए, हो सकता है कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी लड़ाई एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ ना हो बल्कि इररेलेवेंट हो जाने के खिलाफ हो, क्योंकि एआई और ऑटोमेशन ये जॉब मार्केट को हमेशा हमेशा के लिए बदल देने वाले हैं। सोच कर देखिए, क्या होगा जब पूरे के पूरे प्रोफेशन ही गायब हो जाएंगे। मान लीजिए एक 40 साल का ट्रक ड्राइवर है, उसकी नौकरी एक सेल्फ ड्राइविंग ट्रक की वजह से चली गई। अब क्या वो रातों रात एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या योगा टीचर बन सकता है? ये सिर्फ एक नौकरी बदलने की बात नहीं है, ये तो अपनी पूरी पहचान को, अपने वजूद को फिर से गढ़ने की चुनौती है। और एक बात, ये बदलाव कोई एक बार में नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि 2025 में कुछ नौकरियां जाएंगी और बस बात खत्म। नहीं, ये तो डिसरप्शंस की उथल-पुथल की लहरों की तरह होगा और हर अगली लहर पिछली वाली से ज़्यादा बड़ी होगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि लोगों को अपनी पूरी जिंदगी बार-बार खुद को रीइन्वेंट करना होगा, नई-नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। और इससे एक बहुत बड़ा खतरा पैदा होता है, एक नए बेकार वर्ग या यूजलेस क्लास का। अब देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये लोग अपने परिवार या दोस्तों के लिए बेकार हैं। नहीं, बल्कि ये आर्थिक और राजनीतिक सिस्टम के नजरिए से बेकार हो जाते हैं, क्योंकि सिस्टम के पास उनके लिए कोई काम ही नहीं बचता। और ये सिचुएशन न सिर्फ एक गहरा साइकोलॉजिकल संकट पैदा कर सकती है, बल्कि इससे समाज में बहुत बड़ी अशांति का खतरा भी है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये कि सरकारों को अपनी सोच बदलनी होगी। पुरानी ख़त्म हो रही नौकरियों को बचाने के बजाय उन्हें लोगों को बचाने पर फोकस करना होगा। मतलब लोगों को इन बदलावों का सामना करने में मदद करनी होगी, चाहे वो आर्थिक मदद हो या फिर नई स्किल सिखाने की व्यवस्था। और इसी सोच से एक आइडिया सामने आता है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी यूबीआई। ये एक ऐसा प्रस्ताव है जिसमें सरकार देश के हर नागरिक को बिना किसी शर्त के हर महीने एक तय रकम देती है, ताकि कम से कम उनकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकें। लेकिन यूबीआई सिर्फ गरीबी से लड़ने का एक तरीका नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये लोगों को एक तरह का मटीरियल सेफ्टी नेट या एक आर्थिक सुरक्षा कवच देता है। ये उन्हें अपने सपनों को पूरा करने की असली आज़ादी देता है और उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करके उनकी गरिमा को बनाए रखता है। सोचिए, इससे लोगों को नई स्किल सीखने या अपनी ज़िंदगी में नए रास्ते खोजने का कितना समय और साधन मिल सकता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी बड़ी चुनौती की, और सच कहूं तो ये शायद पहले वाली से भी ज्यादा डरावनी है। ये है डिजिटल तानाशाही का खतरा, इंसानों को हैक किए जाने का खतरा। ये एआई की ताकत का वो अंधेरा पहलू है जिसके बारे में हमें सोचना ही होगा। इस खतरे को समझाने के लिए हरारी एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, और ये फॉर्मूला शायद 21वीं सदी का सबसे जरूरी फॉर्मूला हो सकता है। B गुना C गुना D बराबर आहा। पर इसका मतलब क्या है? तो D का मतलब है बायोलॉजिकल नॉलेज, यानी हमारे शरीर और दिमाग की समझ। C है कंप्यूटिंग पावर और D है डेटा। जब आप इन तीनों को मिलाते हैं तो आपको मिलती है AHH, यानी
एबिलिटी टू हैक ह्यूमंस, इंसानों को हैक करने की क्षमता, मतलब ऐसे एल्गोरिदम्स बनाना जो हमें हमसे भी बेहतर समझते हैं। और ये सिर्फ आपको टारगेटेड एड्स दिखाने तक ही सीमित नहीं है। जरा सोचिए, एक एल्गोरिदम किसी की आई मूवमेंट्स को ट्रैक करके ये पता लगा सकता है कि वो इंसान गे है या स्ट्रेट, शायद उस इंसान के खुद जानने से भी पहले। अब एक कंपनी इसका इस्तेमाल शायद आपको कोक का एड दिखाने के लिए करे, लेकिन अगर यही जानकारी किसी ऐसी सरकार के हाथ लग जाए जहां गे होना एक संगीन जुर्म है, तो इसके नतीजे जानलेवा हो सकते हैं। ये एक नए तरह के कॉलोनियलिज्म यानी उपनिवेशवाद को जन्म दे रहा है। सोचिए, 19वीं सदी में कुछ देशों ने जमीन और मशीनों पर कब्जा करके दुनिया पर राज किया था। आज डेटा दुनिया की सबसे कीमती चीज है, और आज भी कुछ देश और बड़ी बड़ी कंपनियां पूरी दुनिया से ये डेटा इकट्ठा कर रही हैं। लेकिन इससे जो ताकत और दौलत मिल रही है, उसे वो किसी के साथ बांट नहीं रही हैं। तो फिर इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? देखिए, इसका जवाब किसी एक देश के पास नहीं है। जवाब है ग्लोबल कोऑपरेशन में। हमें दुनिया की इस सबसे कीमती संपत्ति यानी डेटा को रेगुलेट करने के लिए मिलकर काम करना होगा। क्योंकि सीधी सी बात है, डिजिटल तानाशाही हो, एआई हथियारों की रेस हो, या फिर दुनिया भर में बढ़ती असमानता, ये ऐसी समस्याएं हैं जो किसी एक देश की सरहदों में नहीं बंधी हैं। इनका असर पूरी इंसानियत पर पड़ता है, और इसीलिए इनका हल भी हमें ग्लोबल लेवल पर ही ढूंढना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यह होगा कैसे। युवाल हरारी इसे समझाने के लिए एक बहुत ही शानदार मिसाल देते हैं, फुटबॉल वर्ल्ड कप की। सोचिए, वर्ल्ड कप में देश एक दूसरे से कम्पीट करते हैं। हम सब अपनी अपनी टीमों को पागलों की तरह सपोर्ट करते हैं, लेकिन साथ ही ये ग्लोबल हार्मनी यानी वैश्विक सद्भाव का भी एक बेहतरीन नमूना है। ब्राजील और फ्रांस तब तक एक दूसरे के खिलाफ नहीं खेल सकते जब तक कि वो खेल के नियमों पर सहमत ना हो। बस यही तो है ग्लोबलिज्म। इसका मतलब अपनी नेशनल आइडेंटिटी को मिटाना नहीं है। इसका मतलब है कॉमन रूल्स पर अग्री करना, ताकि मुकाबला फेयर और सेफ हो। और 21वीं सदी में अपने ही देश के लोगों को बचाने का एकमात्र तरीका है दूसरे देशों के साथ सहयोग करना। लेकिन यहाँ जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि हमें हताश होने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी हमारी किस्मत तय नहीं करती। ये जितने भी डरावने सिनेरियोज हमने देखे, वो सिर्फ संभावनाएं हैं, कोई भविष्यवाणी नहीं। हम इसी एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक डिजिटल तानाशाही बनाने के लिए भी कर सकते हैं, और एक ज्यादा आज़ाद और इंसाफ पसंद समाज बनाने के लिए भी। क्योंकि भविष्य पहले से लिखा हुआ नहीं है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम आज क्या फैसले लेते हैं। हम सब मिलकर ये तय कर सकते हैं कि एआई इंसानियत को किस रास्ते पर लेकर जाएगा। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है। एआई की क्रांति हमारे दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रही, वो हमारे घरों के अंदर आ चुकी है। अब हमें चुनना है कि हम इस बेहद शक्तिशाली औजार से कैसा समाज बनाना चाहते हैं।